Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं जिसमें कि हमने चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल अपना कंप्लीट किया था और एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। किस तरीके से हमें जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए ये हम कर रहे थे। तो आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए बची हुई जो हमारे पास क्वेश्चंस है उनको करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे कि हमारे पास हमने पिछले भाग में क्या किया था, हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे, हमने डिफरेंशिएट किए थे जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है और आपका एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में, फ्लोरा एंड फौना के बारे में। तो ये सारी चीजें के बारे में हमने किया था। फिर हमने देखे थे क्या इफेक्ट हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के फॉलोइंग वर्ड्स पे, जैसे कि वाइल्ड एनिमल पे आपका डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इन्वायरमेंट में, विलेज, रूरल एरियाज, सिटीज जो होती है अर्बन एरियाज की, अर्थ और नेक्स्ट जनरेशन इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने सारी चीजें करी थी। आज हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्री। क्या होगा, कुछ हमारे पास कुछ ये दिए हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन इफ। पहला है, फर्स्ट इज वी गो ऑन कटिंग ट्री, वी गो ऑन कटिंग, वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, है ना। पेड़ों को काटते चले जाएं तो क्या होगा, है ना। तो अगर पेड़ों को हम काटते चले जाएंगे तो क्या होगा, ये इन सारी बातों में देखो, हमने चैप्टर में इन्हीं सारी बातों के, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ा है ना। तो जो भी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर हम पेड़ों को काटते चले जाएंगे तो हमने क्या करा, अगर हम पेड़ों को काटते चले जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर एक ग्रेट एक्सटेंट तक बढ़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो नेचुरल डिजास्टर्स है उनका होने का खतरा ज्यादा है, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड हो गया, है ना, और आपका ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ना, तो ये सारी चीजें हो सकती है। थर्ड इज वाटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब्ड, जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, वाटर साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें होती हैं अगर हम क्या करें, पेड़ों को काटते चले जाएं। पेड़ों को हम काटते चले जाएं तो ये सारी चीजें अपना आप क्या होती है, ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो पहली चीज हमने क्या देखा, क्या क्या हो सकता है, पहला टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, टेम्परेचर। दूसरा नेचुरल डिजास्टर्स है उनकी भी संभावनाएं हैं होने की, नेचुरल डिजास्टर होने की संभावनाएं हैं। और तीसरा आपका वाटर साइकिल का डिस्टर्ब होना। तो ये तीन चीजें हैं जो इस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। सेकंड है आपका, इफ हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब, अगर एनिमल के हैबिटेट को हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर दे। इफ हैबिटेट इज डिस्टर्ब, एनिमल के हैबिटेट को आप डिस्टर्ब कर दे। एनिमल का हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट हो गए जहां पे वो रहते हैं,
फॉरेस्ट जहाँ पे नेचुरली रह रहे हैं उनको अगर हम क्या कर दें, उनको हम डिस्टर्ब कर दें तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या क्या हो सकता है कि अगर हम उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब करें तो जो एनिमल्स हैं वो अपना नेचुरल हैबिटेट खो देंगे, जो उनका घर है खो देंगे, और खोने के बाद वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल हो सकते हैं। जब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, सरवाइव करने के लिए जगह नहीं होगी, तो धीरे धीरे उनका जो लेवल है, उनके जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटते चले जाएगी, और एक ऐसा लेवल आएगा कि वो एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में शामिल हो जाएगी, पहली बात। दूसरी कि जो मोस्ट ऑफ एनिमल्स होते हैं दे फोर्स टू इन्वेड प्लेस मीन फॉर ह्यूमन लिविंग इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, कि जिन इलाकों में जो मनुष्य वगैरह रह रहे तो वहां पे क्योंकि उनके पास अपना घर है नहीं, खाने की चीजें है नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो हमारी तरफ आएंगे। जब हमारी तरफ आते हैं तो उससे क्या होता है, वो इंसानों को मारते हैं। इस वजह से ये भी एक बड़ी दिक्कत है। आपने देखा होगा कि जंगलों के जो आसपास के इलाके होते हैं वहां पे कई तरह की आपने घटनाएं सुनी होंगी कि टाइगर के द्वारा इसको मारा गया। तो ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि हम इनके नेचुरल हैबिटेट के साथ क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिस जगह हमारे अभी घर है, कॉलोनिया है, तो वहां पहले इनके जंगल हुआ करते थे, तो हमने तो इनके साथ छेड़छाड़ की है, जिस वजह से क्योंकि ये तो क्या है, ये तो अपनी नेचुरल जगह में घूम ही रहे, तो ये चीजें हो सकती है। तो दो बातें हमने सीखी कि एक तो अगर इनके नेचुरल हैबिटेट को हमने छेड़ा तो इनका जो हैबिटेट है वो खत्म हो जाएगा, खत्म होने से ये एंडेंजर्ड की श्रेणी में आ सकती है। और दूसरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होती है, फोर्स्ड होती है ह्यूमन लाइफ की तरफ आने के लिए। तो दो बातें हमने इसमें सीखी। थर्ड है, तीसरा क्या है कि इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज एक्सपोज्ड, इफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड, टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज्ड, आपके सॉइल की टॉप लेयर को क्या करे, एक्सपोज हो जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए हमने बात की थी, आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि सपोज ये क्या है, सॉइल है, और इसमें जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, बहुत ही फर्टाइल है ना, वो क्या है, बहुत ही फर्टाइल है। और इसी टॉप मोस्ट लेयर पे ही क्या होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह हैं वो ग्रो करते हैं, और फिर सारी चीजें हमें मिल पाती है। तो अगर जो आपकी एक्सपोज लेयर, अगर जो टॉप लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, उसमें जो ह्यूमस है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, वो भी डिक्रीज होने लगेगी, है ना, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज होने लगेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। आपने देखा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएंगे वो, तो जब ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि जो जो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी रूट्स की मदद से क्या करते हैं, वाटर को ऊपर की तरफ क्या करते हैं, सक करते हैं, जो कि सॉइल में वाटर प्रेजेंट है। अब सॉइल में अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी नहीं उनकी, तो कैसे पानी वहां पे ठहरेगा, जब पानी नहीं ठहरेगा तो रूट्स कैसे उनको नीड है वाटर की कैसे ले पाएंगे, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक, ये सारी चीजें हो रही है। दूसरा, ये सारी चीजें होंगी तो अगर टॉप लेयर ऑफ सॉइल की एक्सपोज हो जाए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी कि टॉप लेयर ऑफ सॉइल को एक्सपोज करने से क्या क्या चीजें, क्या क्या दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन इफ दीज थिंग्स अकर, अगर ये चीजें होती हैं तो क्या हमारे सामने चीजें आ सकती हैं। अगला है हमारे पास आंसर इन ब्रीफ, हमें क्या करना है, ब्रीफ में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी कंजर्व डायवर्सिटी। Why should we conserve हमें बायोडायवर्सिटी को क्यों कंजर्व करके रखना है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो हमने बात करी कि जो जो वैरायटी होती है लाइफ में, है ना, वैरायटी ऑफ लाइफ जो भी अर्थ में एग्जिस्ट कर रही है, उनके कुछ क्या अपने इंटर रिलेशनशिप है, किसके साथ, खुद के साथ तो है ही, साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ है, उसको हम बायोडायवर्सिटी, हमने बायोडायवर्सिटी पढ़ा था पीछे, और हमने बायोडायवर्सिटी में यही चीज करी कि वैरायटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ
their interrelationship and their relationship with environment is referred to as biodiversity। और बायोडाइवर्सिटी में हमने कहा क्या सारी चीजें आती है, आपके प्लांट्स है, एनिमल है, और साथ ही साथ उनका रिलेशनशिप अपने इन्वायरमेंट के साथ, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो हम फूड चेन को मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर फूड चेन को हम मेंटेन करके रखेंगे तो पूरा इकोसिस्टम है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी बायोडाइवर्सिटी को इसे कंजर्व करना। अगर थोड़ा भी इसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है बायोडाइवर्सिटी में, फूड चेन में डिस्टरबेंस होता है ना। हर एक चीज की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है हर एक जगह में। फूड चेन अगर क्या होती है, बैलेंस रहती है, तो उससे क्या होगा कि सारी चीजें बैलेंस रहेगी, इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। तो ये बात है, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी चीज क्या है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। Protected forests are also not completely safe। Protected forests are also not completely safe for wild animals, है ना। जो हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए हैं वाइल्ड एनिमल्स के रहने के लिए, वो भी कंप्लीटली सेफ नहीं है। क्यों, है ना, वाई। तो हमने देखा है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्यों बनाए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इसलिए बनाए हमने कि जो ह्यूमंस है वो क्या करते थे, जंगल में जा जाके पेड़ों को काट रहे हैं, वहां पे जो आपके एनिमल्स हैं उनकी पोचिंग कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, एनिमल्स का जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया था, उससे बचने के लिए हमने ये सारी चीजें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए थे हमने। अब होता क्या है कि उन फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोग वो क्या करते हैं, कैप्चरिंग करते हैं और किलिंग्स करते हैं एनिमल्स की। वो भी क्या करते हैं, मतलब छुप छुप के, क्योंकि उन लोगों को पता है कि किस जगह से जंगल के अंदर जाना है, कैसे वहां से बाहर आना है, क्योंकि वो वहीं के निवासी हैं, वहीं पे रहते हैं। तो उनको सारी चीजें वहां के आसपास पता है, किस तरीके से क्या चीजें करनी है। तो उस वजह से हम बोल रहे हैं कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी आपके कंप्लीटली सेफ नहीं है। किनके लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। और कुछ अच्छे मेजर्स लेके आने चाहिए हमको, ताकि हम इन लोगों को वहां पे जाने से रोक सके, एनिमल्स की पोचिंग, उनकी किलिंग, इन सारी चीजों को हम क्या कर सके, रोक सके। तो ये इसका जवाब हो सकता है। ठीक है ना। थर्ड वन इज सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। सम ट्राइबल्स Some tribals depend on the jungle। जंगल, कुछ जो ट्राइबल्स होते हैं वो जंगल पे डिपेंड करते हैं। तो जो ट्राइब्स होते हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, वो डिपेंड करते हैं जंगल में अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए। क्या है उनकी बेसिक नीड, अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए कैसे रहते हैं वो। एक तो खाना उनको चाहिए, मेडिसिन चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इनके क्या है, बेसिक नीड है, जो कि जंगल पे क्या करती हैं, इस तरीके से डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्यों ट्राइबल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं जंगल में। ठीक है ना। तो तीसरी बात ये हो गया, सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन दी जंगल। अगला है हमारे पास, फोर्थ वन इज व्हाट आर द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कॉज क्या हैं और क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके परिणाम हो सकते हैं। क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में, तो हमने पूरा चैप्टर में हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में ही पढ़ा। हमने कहा कि जैसे कि नेचुरल कॉज, फॉरेस्ट फायर हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और हाउस बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो लैंड है उसको प्रोक्योर करते हैं कल्टीवेशन के लिए, फर्नीचर बनाते हैं,
और लकड़ियां बनाते हैं, है ना। ये तो क्या है, कॉज है, ये सारे के सारे कॉज है। नेचुरल कॉज क्या है, बट डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉज है। एक तो फॉरेस्ट फायर होती है, ड्रॉट होती है, हम बिल्डिंग बनती है, फैक्ट्रीज बनती है, हाउस बनते हैं, उस फॉरेस्ट को अगर काट दो, डिफॉरेस्टेशन को, मतलब फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन क्या है, पेड़ों को काटना। उस इलाके में आपने पेड़ वगैरह काट दिए तो आप वहां पे बिल्डिंग बना सकते हैं, फैक्ट्रीज बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, आप कल्टीवेशन के लिए लैंड यूज कर सकते हैं, ये कॉज है। फर्नीचर बनाते हैं आप लकड़ी का यूज करते हैं फ्यूल के लिए, तो ये सारे के कॉज है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो नेचुरल क्लैमिटीज आ सकती है, जैसे कि बाढ़ आ गई, है ना, सूखा पड़ गया, टेम्परेचर में इंक्रीज हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है, सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आता है। वाटर, जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें डिक्रीज होता है। और बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना का एक्सटिंक्शन होता है, एक्सटेंट होती है वो। फ्लोरा एंड फौना के बारे में मैंने बताया था, प्लांट्स और एनिमल को हम फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। तो उनके उसमें क्या आता है, उनके उसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सब हैं आपके कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस डिफॉरेस्टेशन के। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। अगला है, व्हाट इज रेड डेटा बुक, है ना। रेड डेटा बुक क्या है, रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। रेड डेटा बुक क्या है, ये एक बुक है जो इंटरनेशनली क्या होती है, चलती है, और जिसमें कि सारे के सारे एंडेंजर्ड, आप एंडेंजर्ड प्लांट्स के क्या रहते हैं, इसमें आपके एंडेंजर्ड प्लांट्स के रिकॉर्ड रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, एंडेंजर्ड प्लांट्स के रिकॉर्ड रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के क्या रहते हैं, रिकॉर्ड रहते हैं। तो ये रेड डेटा बुक है जो कि इंटरनेशनली पब्लिश होती है, इंडिया में भी होती है। तो ये आपकी क्या है, रेड डेटा बुक है, ठीक है ना। इट इज अ सोर्स बुक विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल। अगला क्या है, अगला हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म माइग्रेशन, है ना। माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। माइग्रेशन के बारे में हमने कहा था कि कुछ ऐसे आपके एनिमल्स हैं, जिसमें हमने बर्ड्स देखा था, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में कुछ डिस्टरबेंस होने के कारण दूसरे जगह ट्रैवल करती हैं, दूसरी जगह ट्रैवल करती है। हमने देखा कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो, हाँ, जिनको सरवाइव करने के लिए, जो उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वहां पे ज्यादा ठंड हो गई, ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो गया, तो वो उनको क्या होती है, सहन नहीं कर पाती। उससे बचने के लिए वो क्या करती हैं, मैनी किलोमीटर्स दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जाते हैं वो इस तरीके से। और फिर जैसे उनका जो मौसम है, नेचुरल हैबिटेट का मौसम उनके मुताबिक बन जाता है, तो वापस वो लौट जाती। तो ये हमने देखा, माइग्रेटरी बर्ड्स, हमने कहा था कि कई प्रकार की अलग अलग तरीके की डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स क्या करती है, इंडिया में ट्रेवल करके आती हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह से ट्रेवल करके आती हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब आपका क्या होता है, माइग्रेशन होता है ना। तो ये चीजें हैं माइग्रेशन के बारे में, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी। माइग्रेशन मींस द मूवमेंट ऑफ स्पीसीज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन अ ईयर फॉर ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये सारी बातें आपने सीखी आज, कुछ क्वेश्चंस आपने करे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप, मैं नहीं समझता कि आप क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी असमर्थ हैं। आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अचीव कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। बस आपको क्या जरूरत है एक बार पूरे चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करने की, ताकि आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाएं कि ये चीज ये होती है, इसको ये कहते हैं, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि कैसे हमने जो क्वेश्चंस हैं अपने चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के करे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से करना है हमको, है ना। तो ये हमने आज एक्सरसाइज करी। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन के बारे में है पूरे चैप्टर के बारे में कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या, उसी से रिलेटेड सारी चीजें प्लांट्स और एनिमल के बारे में। तो आई होप सभी को समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।